हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का सोशल ई पाठशाला में। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने सामाजिक विज्ञान से अध्याय 1 जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधन एवं उनका उपयोग को आधा कवर कर लिया था। तो आज हम इसे उसके आगे देखेंगे और इस चैप्टर को पूरा करेंगे। ठीक है, तो आगे है चैप्टर में प्राकृतिक संसाधन अभिशाप। तो क्या होता है प्राकृतिक संसाधन अभिशाप? तो चलिए देखते हैं। प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों का होना आर्थिक समृद्धि की गारंटी नहीं है। प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध कुछ क्षेत्रों में आर्थिक वृद्धि और विकास मंद हो सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई क्षेत्र प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन वहाँ अगर पाए जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो आर्थिक रूप से संपन्न होगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति को अर्थशास्त्रियों ने क्या कहा है? तो ऐसी स्थिति को अर्थशास्त्रियों ने कहा है प्राकृतिक संसाधन अभिशाप या प्रचुरता का विरोधाभास। ठीक है, सरल शब्दों में कहें तो इसका अर्थ यह है कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रचुर होना स्वतः ही यह नहीं दर्शाता कि कोई देश समृद्ध है। प्रायः अर्थव्यवस्थाएं ऐसे उद्योग विकसित करने में असमर्थ होती है जो संसाधनों को उच्च मूल्य वाले उत्पादों में परिवर्तित कर सके। इस पुस्तक के उत्तरार्ध का अध्याय उत्पादन के कारक आपको इसकी समझ प्रदान करेगा। तो इसके बारे में हम उत्पादन के कारक में और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, जो ये अध्याय होगा उत्पादन का कारक। भारत ने अपनी बढ़ती आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु ऐसे उद्योगों के विकास में निवेश करके सामान्यतः इस अभिशाप से अपना बचाव किया है। ठीक है, तो हम संक्षेप में ये कह सकते हैं कि संसाधनों का अधिक होना नहीं बल्कि उनका सही उपयोग किसी देश को क्या बना सकता है? समृद्ध बना सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए पता लगाएं आपके विचार से विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को सक्षम बनाने के लिए कौन कौन से इनपुट आवश्यक है। तो कौन कौन से इनपुट आवश्यक है? तो प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग करने के लिए तकनीक चाहिए। ठीक है, पूंजी चाहिए जो धन होता है, कुशल मानव संसाधन चाहिए, परिवहन चाहिए, उद्योग चाहिए और प्रभावी प्रबंधन जैसे इनपुट क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। ये संसाधनों का उचित दोहन और विकास सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें इसके लिए ज़रूरी होती हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यद्यपि संसाधनों के निष्कर्षण और संधारणीयता के बीच संतुलन बनाने की चुनौती अभी भी विद्यमान है। प्राकृतिक संसाधनों को समझना और उनका प्रबंधन एक मूल्यवान प्रस्थान बिंदु है, परंतु मानवीय ज्ञान, सुशासन और रणनीतिक योजना यह निर्धारित करती है कि वे स्थायी लाभ बनेंगे या अस्थायी अप्रत्याशित लाभ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का दायित्वपूर्ण और विवेकपूर्ण उपयोग प्रबंधन। पृथ्वी पर जीवन को स्थापित रखने हेतु आवश्यक है कि हम प्रकृति का सम्मान करें और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करें जिससे नवीकरणीय संसाधनों का पुनर्स्थापन एवं पुनर्जनन संभव हो सके तथा अनवीकरणीय संसाधनों का दायित्वपूर्ण एवं न्यायसंगत उपयोग हो सके। ठीक है, तो हमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस तरीके से करना है ताकि वो भावी पीढ़ी के लिए भी क्या हो सके? बच सके और नवीकरणीय संसाधन जो है वो क्या हो सके? दोबारा दोबारा स्थापन और पुनर्जनन उनका वो हो सके। ठीक है, और जो अनवीकरणीय संसाधन है उन्हें भी हमें कैसे यूज़ करना चाहिए? बहुत लिमिटेड तरीके से यूज़ करना चाहिए, न्याय संगत तरीके से उसका उपयोग करना चाहिए। ठीक है, इन विषयों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि प्राकृतिक संसाधनों के अविवेकपूर्ण दोहन के कारण प्रदूषण, जैव विविधता की हानि और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं जो हाल के वर्षों में तीव्रता से घटित हो रही हैं। ठीक है, अगर हम इसी तरीके से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते हुए चले गए और कैसा दोहन? अविवेकपूर्ण तरीके से उसका दोहन करते हुए चले गए तो प्रदूषण, जैव विविधता की हानि और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं हमारे सामने उठ खड़ी होंगी। ठीक है, जो कि इन कुछ सालों में देखा भी गया है। ठीक है, अब जैव विविधता क्या है? जैव विविधता की हानि क्या है? इसका मतलब होता है कि पृथ्वी पर जीवन की विविधता में ह्रास। ठीक है, जीवन की विविधता में क्या आ जाना? कमी आ जाना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नवीकरणीय संसाधनों का पुनर्स्थापन और यहाँ दो उदाहरण दिए गए हैं कि किस प्रकार हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग उनकी पुनर्जनन क्षमता से अधिक कर रहे हैं। ठीक है, जो मतलब किसी प्राकृतिक संसाधन की पुनर्जनन क्षमता है तो हम उसका उपयोग पता है उससे भी अधिक कर दे रहे हैं। तो इससे क्या दिक्कतें आएंगी? क्या हो सकता है? तो देखिए, यहाँ पर हमारे देश में अनेक कृषक सिंचाई हेतु भूजल का अत्यधिक दोहन करते हैं। अधिकांश राज्यों में दोहन अनुपात भूजल स्तर की पुनर्भरण दर से भी अधिक है। समय के साथ भूजल पूर्ति की कमी बढ़ती जाती है जिससे भूजल निष्कर्षण का मूल्य बढ़ता जाता है और अंततः जल की अनुपलब्धता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यह अनुमान लगाया गया है कि तीव्रता से बढ़ते हमारे नगरों में शीघ्र ही भूजल समाप्त हो जाएगा। इस समस्या के समाधान के लिए भूजल स्तर बढ़ाने का प्रयास आरंभ किए गए हैं। इस हेतु पारंपरिक जल संचयन की पद्धतियाँ, तालाबों और पोखरों के पुनरुद्धार, जल के अपव्यय को कम करना, जल को प्रसंस्कृत करके उसके पुनरुपयोग जैसे कुछ रणनीतियाँ अपनाई जा रही हैं।
इस प्रकार रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के अनुचित उपयोग से मृदा क्षरण में वृद्धि हुई है। पारंपरिक कृषि पद्धति में मृदा को धरती माता का अंग माना गया है। गोबर और अन्य प्राकृतिक उर्वरकों के उपयोग, गीली घास पलवार के प्रयोग, बहुफसलीकरण आदि जैसी प्रथाओं के समग्र मृदा प्रबंधन को संभव बनाया है। हमें इन प्रथाओं से सीखना चाहिए और उन्हें वर्तमान परिस्थितियों में आगे होने वाले क्षरण से बचाने के लिए उपयोग में लाना चाहिए। हमें अपनी मृदा को पुनः उपजाऊ बनाने और उसका कायाकल्प करने की आवश्यकता है। ठीक है, यहाँ पर एक चित्र दे रखा है, इसमें देखिए कि किस तरीके से रासायनिक उर्वरकों के अविवेकपूर्ण उपयोग के कारण फसल का ह्रास हो गया है। देखो कितनी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर क्या फेंक रखी है, जो यूरिया होती है उसको डाल रखा है। ठीक है, जिसके वजह से यहाँ पर फसल में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, फसल क्या हो जाती है, जल जाती है अगर अधिक मात्रा में आप यूरिया या रासायनिक उर्वरकों का क्या करोगे, यूज़ करोगे तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भूजल का अत्यधिक दोहन। भूजल मतलब जो जमीन के अंदर होता है। ठीक है, तो उसका क्या करना, अत्यधिक दोहन मतलब बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ उसका कर लेना, बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेना उसको। ठीक, तो पंजाब से एक प्रकरण का अध्ययन है, पंजाब का एक केस है। ठीक है, पंजाब के उपजाऊ क्षेत्रों में एक गंभीर संकट सामने आया है, जहाँ भूजल संसाधन तीव्र गति से क्षीण हो रहे हैं। पंजाब हरित क्रांति का केंद्र था, जिसने हमारी जनसंख्या के एक बड़े भाग को भोजन उपलब्ध कराया और भारत को खाद्यान्नों के विषय में आत्मनिर्भर बनाने में योगदान दिया। वर्तमान में वही राज्य संधारणीयता की समस्या का सामना कर रहा है। प्रकृति का दोहन अल्प समय में ही पुनर्जनन से अधिक किया गया है। यद्यपि यह चिंता केवल पंजाब तक ही सीमित नहीं है, अपितु यह कई अन्य राज्यों को भी प्रभावित करती है। तो कहने का मतलब यह है कि खाद्यान्नों के लिए इतना ज़्यादा, मतलब जो फसल थी उसके लिए इतना ज़्यादा जल का प्रयोग किया गया है कि उस जो अंडरग्राउंड वाटर है ना, उसमें बहुत ज़्यादा क्या आ गई है, कमी आ गई है, जिसकी वजह से पंजाब ही नहीं, उसके आसपास के जितने भी राज्य हैं वो क्या हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, 1960 के दशक में कृषकों ने गेहूं और धान की उच्च उपज वाली किस्मों की ओर देखना आरंभ किया। इन्हें पारंपरिक बीजों की तुलना में अधिक जल की आवश्यकता होती थी। देखिए, जो पारंपरिक बीज होते थे ना, उसकी तुलना में जो हाइब्रिड बीज आए, उसमें क्या हुआ कि इसमें जल की मात्रा क्या होने लगी, ज़्यादा महसूस होने लगी या ज़्यादा होती थी। ठीक है, और कृषकों ने इस आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भूजल का दोहन प्रारंभ कर दिया। इसके अतिरिक्त निःशुल्क विद्युत की आपूर्ति के कारण भूजल का अत्यधिक दोहन हुआ। यह स्थिति वर्तमान में भी भारत के अधिकांश भागों में व्याप्त है। सोचिए, आज भी ये स्थिति भारत में क्या है, व्याप्त है। और 1960 के दशक में ये चीज़ें हो गई थी। ठीक है, जब हरित क्रांति की शुरुआत होती है। आधुनिक कृषि तकनीकों के लिए रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों का भी उपयोग की आवश्यकता थी। इन कारकों का संयुक्त प्रभाव यह है कि पंजाब के एक बड़े भाग में भूजल स्तर लगभग 30 मीटर की गहराई तक पहुंच गया है, जो कृषकों की पहुंच से बाहर है। साथ ही कीटनाशकों और उर्वरकों के रसायन भूजल में घुल गए हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। ठीक है, तो भूजल का स्तर क्या है, बिल्कुल क्या हो गया, लगभग 30 मीटर की गहराई तक जा चुका है। और जो किसान कीटनाशक और उर्वरक ज़मीन में, मतलब जो मिट्टी होती है उसमें छिड़कते हैं, किसको उगाने के लिए, बेहतर अच्छी अपनी फसल करने के लिए, तो उसका जो रसायन होता है वो किस में घुल जाता है, जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसमें घुल जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आगे यहाँ पर एक कह रखा है कि 1.17 चित्र को देखें, तो ये वाला चित्र आपको दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें हमको क्या दे रखी है, पंजाब और चंडीगढ़ की जल स्तर की गहराई का मानचित्र है। ठीक है, तो ये आपको दे रखे हैं। ठीक है, रेड जो जोन दे रखा है आपको, वो सबसे क्या है, सबसे ज़्यादा जहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर जा चुका है। ठीक है, नीचे जा चुका है, ज़मीन के अंदर जा चुका है पानी। ठीक, अब ये देखिए यहाँ पर 2 चित्र दे रखे हैं। एक है आपका भूजल निष्कर्षण। ठीक है, जो भूमिगत पानी जो आ रहा है वो पंप के द्वारा खेतों में प्रवाहित करा जा रहा है। ठीक है, और दूसरा जल से भीगे धान के खेत। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पंजाब के लगभग 80% क्षेत्रों को अति दोहित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दूसरे शब्दों में, हमने भूजल के पुनर्स्थापन एवं पुनर्जनन की तुलना में कहीं अधिक अनुपात से जल का दोहन किया है। हम देख सकते हैं कि अल्प अवधि में के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की गई है, परंतु दीर्घकालिक परिणामों को ठीक करने में समय और प्रयास लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा, समय और प्रयास लगेगा, लॉन्ग टाइम के लिए। यहाँ पर एक फोर्ट दे रखा है, दुर्ग दे रखा है, तो इसको भी देख लेते हैं। जैसलमेर दुर्ग राजस्थान कहाँ पर स्थित है, जैसलमेर दुर्ग राजस्थान में 12वीं शताब्दी की एक मृदा निर्मित संरचना है। ठीक है, मिट्टी से निर्मित एक संरचना है ये, जिसे बाद में बलुआ पत्थर का उपयोग करके पुनः किया गया था। ठीक है, तो क्या है ये, जैसलमेर दुर्ग राजस्थान में ये स्थित है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीमेंट का उदाहरण, अब क्या ले लेते हैं, सीमेंट का एक और एग्जाम्पल यहाँ पर हम लेते हैं। सीमेंट के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे घर, विद्यालय, अस्पताल और अन्य भवनों, सेतुओं, मार्गों और हवाई अड्डों, विमानपत्तनों
सभी को सीमेंट की आवश्यकता होती है। सीमेंट उत्पादन को सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों में से एक माना जाता है। इससे प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जब सीमेंट का उत्पादन किया जाता है तो उत्पादन प्रक्रिया के क्रम में निकलने वाली महीन धूल हमारे और पशुओं के फेफड़ों में प्रवेश कर उन्हें क्षति पहुंचाती है, पौधे की पत्तियों पर जम जाती है, जिनसे उनकी उत्पादकता कम हो जाती है। इसे मृदा एवं जल में भी प्रदूषण होता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सीमेंट कारखानों के लिए दिशा निर्देश बनाए हैं, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रदूषण न्यूनतम हो या पूरी तरह से समाप्त हो जाए। इसके अतिरिक्त प्रदूषण कम करने वाली वैकल्पिक सामग्रियों के निर्माण की दिशा में भी प्रयास हो रहे हैं। इनमें पत्थर और मृदा जैसी पारंपरिक सामग्रियों का उपयोग, नई वनस्पति आधारित सामग्रियां और अनुपयोगी व्यर्थ प्लास्टिक से पुनर्निर्मित सामग्री क्या है, सम्मिलित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे ये देखिए, यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, ये वाला। तो ये कौन सा है चित्र? ऑरेविले अर्थ इंस्टीट्यूट, जो मृदा वास्तुकला के लिए यूनेस्को से मान्यता प्राप्त है, द्वारा निर्मित एक सामुदायिक भवन है। यह आधुनिक भवन विशेष तकनीकों का उपयोग करके मृदा से निर्मित किया गया है। किससे निर्मित किया गया है? मिट्टी से ये निर्मित किया गया है। ठीक है, तो इसमें बहुत अच्छी तकनीक का उपयोग किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पारंपरिक सामग्रियों और विधियों को आधुनिक तकनीक की प्रगति के साथ संयोजित किया जा रहा है, जिससे ऐसी नई सामग्रियां बनाई जा सकें जो संधारणीय हों, उत्पादन की प्रक्रिया कम प्रदूषणकारी हो, स्थानीय रोजगार प्रदान करें तथा उस स्थान की जलवायु को ध्यान में रखकर रूपरेखा तैयार की जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि पुरानी परंपरा जो पारंपरिक चीज़ें हैं उनको नई तकनीकों के साथ मिला करके क्या करा जाए, वस्तुओं का निर्माण किया जाए, जो क्या हो, सुंदर हो, टिकाऊ हो और जिससे स्थानीय लोगों को क्या मिल सके, रोजगार मिल सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वृक्ष आयुर्वेद एक प्राचीन भारतीय वनस्पति विज्ञान है, जो पौधों और वृक्षों के अध्ययन और देखभाल पर केंद्रित है। यह शब्द संस्कृत से आया है, जिसमें वृक्ष का अर्थ है पेड़ और आयुर्वेद का अर्थ है जीवन या स्वास्थ्य का विज्ञान। यह पारंपरिक ज्ञान प्रणाली अनेक सहस्त्राब्दियों पुरानी है। इसे लगभग 10वीं शताब्दी में सुरपाल के वृक्ष आयुर्वेद जैसे ग्रंथों में औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया गया है। इसमें विभिन्न प्रकार की मृदा में उगाए जाने वाले विशिष्ट पौधे के विषय में विस्तृत सुझाव दिए गए हैं और बीज संग्रह, संरक्षण और रोपण पूर्व उपचार की जटिल विधियां प्रदान की गई हैं। सिंचाई तकनीकों का विस्तृत वर्णन किया गया है और पौधों की प्रजातियों, विकास अवस्था और मौसमी परिस्थितियों के अनुसार भिन्न भिन्न सुझाव दिए गए हैं। यह प्राकृतिक विकर्षक और एक साथ उगाए जाने वाले पौधों के माध्यम से कीट नियंत्रण की रणनीतियों को निर्दिष्ट करता है। संधारण कृषि का यह रूप मृदा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए फसल चक्र और मिश्रित फसल जैसी प्रथाओं को प्रोत्साहित करता है। वृक्ष आयुर्वेद मृदा की नमी बनाए रखने के साथ साथ मृदा में कवक, जीवाणु और केंचुआ जैसे जीवों के विकास को सुगम बनाने हेतु मृदा की जुताई के उचित तरीकों को भी सुझाव देता है। तो वृक्ष आयुर्वेद एक ऐसी पुस्तक जिसमें मृदा के बारे में क्या करा गया है, लिखा गया है। ठीक है, कि किस तरीके से फसल चक्र ठीक हो सकता है, अच्छा हो सकता है, उसके बारे में इसमें जानकारी दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिक्किम से एक प्रकरण अध्ययन। ठीक है, तो अब किसका है? सिक्किम का एक केस है। ठीक है, ये देखिए, सिक्किम में एक दिख रही है आपको जैविक कृषि। ठीक है, सिक्किम में पेमा के परिवार को खेत में महंगे रसायनों के प्रयोग से उत्पादन में ह्रास और बढ़ते ऋण का सामना करना पड़ रहा था। जब राज्य सरकार ने पूरे राज्य में जैविक खेती को प्रोत्साहन देने की नीति की घोषणा की, तब पेमा के परिवार ने इसे अपनाने का निर्णय लिया। आरंभ में यह परिवर्तन सरल नहीं था। फसल का उत्पादन घट गया, क्योंकि वर्षों से रसायन के उपयोग के कारण मृदा अपनी उत्पादन क्षमता खो चुकी थी और अब उसे पुनः अर्जित कर रही थी। ठीक है, अगर आप लगातार किसी एक क्षेत्र में, जमीन पर, मतलब कि खेत में जहाँ पर आप फसल लगा रहे हो, वहाँ पर अगर लगातार कीटनाशकों का उपयोग कर रहे हो, ठीक है, फर्टिलाइज़र आप यूज़ कर रहे हो, तो वो जो मृदा की उर्वरक क्षमता होगी ना, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो पूरे के पूरे ख़त्म हो जाएंगे। और जब आप क्या करते हो कि उसे नेचुरली सही करने की कोशिश करते हो, तो उसमें क्या लगता है, टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उसे पुनः अर्जित करने में काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है, तो ऐसा ही पेमा ने भी करा। ठीक, आगे परिवार ने कंपोस्ट खाद का प्रयोग आरंभ किया, नीम और लहसुन से प्राकृतिक कीट निरोधक तैयार किया तथा वर्ष भर में अनेक फसलों का उत्पादन आरंभ कर दिया। लगभग 5 वर्ष बाद पेमा का खेत फल फूल रहा था। लगा लीजिए कितने साल लग गए, 5 साल लग गए। ठीक है, वह अपनी इलायची, अदरक और पारंपरिक सब्जियां अच्छी कीमतों पर बेच पा रही थी। 2016 में सिक्किम 100% जैविक राज्य बन गया। इंपॉर्टेंट चीज़ है, कब बना? 2016 में सिक्किम जैविक राज्य बन गया। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग यहाँ होने लगी। ठीक है, और उसकी सारी कृषि भूमि जैविक प्रमाणित हो गई। इसके प्रभाव परिवर्तनकारी थे। स्थानीय जैव विविधता, फली फूली, लाभदायक कीड़े और पक्षी वापस लौटे।
जैविक खेती मॉडल को देखने के लिए आने वाले पर्यटकों के कारण पर्यटन में वृद्धि हुई और कृषकों की आय में औसतन 20% की वृद्धि हुई। वर्तमान में सिक्किम एक वैश्विक मॉडल के रूप में कार्य करता है, जो दर्शाता है कि एक संपूर्ण क्षेत्र पर्यावरणीय और आर्थिक दोनों परिणामों में सुधार करते हुए संधारणीय कृषि पद्धतियों को सफलतापूर्वक अपना सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि जैविक खेती को अपनाने से क्या होता है, परिणाम बहुत अच्छे आने लगते हैं। ठीक है, जहाँ पर फर्टिलाइज़र क्या कर देता है, जो यूरिया होती है, खाद होती है, वो बहुत हद तक जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषक तत्व हैं, वो ज़मीन के ख़त्म कर देता है। ठीक है, लेकिन अगर हम जैविक खेती को अपनाएं, ठीक जैसे कि सिक्किम ने अपनाया, और सिक्किम क्या बना, 100% जैविक राज्य बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से कई जो फार्मर्स हैं, जो कृषक हैं, वो अपने जो लाइफ स्टाइल है या जीवन है, उसमें एक सुधार लेकर के आ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संसाधनों का दायित्वपूर्ण और विवेकपूर्ण उपयोग। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के विषय में हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम इन संसाधनों का उपयोग इस तरह करें कि ये इतने लंबे समय तक विद्यमान रहें कि मानव अधिक संधारणीय विकल्प ढूंढ सके। उदाहरण के लिए, हमें यथासंभव अधिक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग की आवश्यकता है। देखिए यहाँ पर एक चित्र है, और ये इस चित्र में क्या है, इस चित्र में ये एक उपग्रह चित्र है। राजस्थान में स्थित विश्व के सबसे बड़े सौर पार्कों में से एक है। यह राजस्थान की वर्तमान आवश्यकताओं के लगभग 15% को पूरा करने के लिए पर्याप्त विद्युत उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, तो ये एक तरीके का क्या है, सौर पार्क है। ठीक, ये देखिए, ये भी सोलर पैनल ही है। रायचूर कर्नाटक के निकट सौर ऊर्जा पार्क है। ठीक है, आगे है अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन। नवीकरणीय ऊर्जा में भारत का नेतृत्व। भारत और फ्रांस ने 2015 में सौर ऊर्जा के लिए अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन IASE को आरंभ किया था। यह सौर ऊर्जा के उपयोग के लिए प्रतिबद्ध सूर्य की रोशनी से समृद्ध देशों का एक गठबंधन है। यह गठबंधन उन देशों पर केंद्रित है जहां वर्ष भर पर्याप्त धूप उपलब्ध रहती है। भारत ने विकासशील देशों में सौर परियोजना में अरबों डॉलरों का निवेश करने में सहायता की है, तकनीकी विशेषज्ञता साझा की है और मितव्ययी वित्त पोषण विकल्प उपलब्ध कराए हैं। भलड़ा सौर उद्यान भारत की सौर ऊर्जा संबंधी महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक है, जो यह दर्शाता है कि कैसे एक देश पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से नवीकरणीय विकल्पों की ओर संक्रमण कर सकता है। भारतीयों के लिए यह गठबंधन पर्यावरणीय उत्तरदायित्व और आर्थिक अवसर दोनों ही क्या है, प्रतीक है। ठीक है, पर्यावरणीय उत्तरदायित्व भी और आर्थिक अवसर भी, कि इसमें क्या होगा, पर्यावरण का अत्यधिक दोहन होने से बच जाएगा और इसमें आर्थिक अवसर भी मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन सभी प्रयासों के साथ हमें यह ध्यान रखना होगा कि जल और स्वच्छ वायु जैसे आधारभूत संसाधनों सहित संसाधनों का वितरण और उन तक पहुंच प्रायः समाज के कुछ वर्गों के साथ न्यायपूर्ण नहीं होती है। नगरों में अनेक क्षेत्रों में पीने के जल की पर्याप्त और नियमित आपूर्ति नहीं होती है। उद्योगों और जीवाश्म ईंधन के अत्यधिक उपयोग से होने वाला वायु प्रदूषण उन लोगों को प्रभावित करता है जो इन संकटों से स्वयं को बचाने में असमर्थ हैं, जैसे कि गरीब, मध्यम वर्ग के व्यक्ति इन संकटों से क्या होते हैं, जूझते हैं। ठीक है, हमें प्रकृति के साथ अपने संबंध को स्मरण रखना चाहिए और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, पुनर्जनन और संधारणीयता की दिशा में कार्य करना चाहिए। भगवत गीता में लोक संग्रह का उल्लेख है कि सभी को अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर उठकर सभी की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। क्या अब समझ आ गया है कि हम इस पर गंभीरता से विचार करें? बिल्कुल करना चाहिए विचार। ठीक है, कि हम जितना लिमिटेड यूज़ करेंगे प्राकृतिक संसाधनों का, उतना ही हमारे लिए क्या होगा, बहुत अच्छा होगा, और आने वाली जो जनरेशन है वो भी इन जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, उन्हें वह देख पाएंगी और उनका यूज़ कर पाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले तो इसको समराइज़ कर लेते हैं चैप्टर को, कि इसमें क्या क्या हमने पढ़ा। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन वे पदार्थ और सामग्रियां हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं एवं मानव के लिए मूल्यवान हैं। ठीक है, संसाधनों को वर्गीकृत करने के विभिन्न तरीके हैं। इनमें नवीकरणीय और अनवीकरणीय उपयोगी श्रेणियां हैं। प्रौद्योगिकी एवं कौशल के विकास में निवेश के माध्यम से संसाधन अभिशाप पर नियंत्रण पाया जा सकता है। हमें नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग की दर के बारे में सतर्क रहने की आवश्यकता है, जिससे उनका अत्यधिक दोहन ना हो। ऊर्जा का विवेकपूर्ण और बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग उनकी उपलब्धता को लंबे समय तक बनाए रखने में सक्षम बनाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि नवीकरणीय ऊर्जा जो है उसकी उपयोग की दर के लिए हमको क्या रहना चाहिए, हमेशा सतर्क रहना चाहिए और लिमिटेड उनका यूज़ करते रहना चाहिए। ठीक है, ताकि वो क्या हो सकें, दोबारा पुनर्निर्मित हो सकें। और जो
अनवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन है उसे हमें कैसे यूज़ करना चाहिए, विवेकपूर्ण तरीके से यूज़ करना चाहिए, ताकि क्योंकि वो लिमिटेड ही है ना, वो है ही लिमिटेड पूरे के पूरे। और एक टाइम के बाद क्या हो जाएंगे, अगर हम उसको ओवर यूज़ करके ख़त्म कर देते हैं तो या तो वो बहुत बहुत सालों के बाद होंगे या फिर वो कभी होंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये है आपके इस चैप्टर में, बहुत अच्छा चैप्टर था। आई होप आपको अच्छे से ठीक से समझ में आया होगा। ये इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो इसको हम अगली जो वीडियो होगी उसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो तब तक आप सभी दोबारा से इस चैप्टर को पढ़िएगा और इसके क्या करिएगा, नोट्स भी बनाते हुए चलिएगा। ठीक है, नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी क्लास के लिए और अपने पढ़ने के लिए, सबसे मेन कि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में।